हाँ जी बेटा, अभी तक हमने जो केस किए थे वो है पार और प्रीमियम से रिलेटेड केस। आज का जो टॉपिक है वो है बेटा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। आगे के टॉपिक्स करने से पहले हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से आना चाहिए, इसलिए सबसे पहले हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। अब आइए देखते हैं। बेटा जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो पहली बात तो ये वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है बैलेंस शीट। अभी तक जो आपने बैलेंस शीट बनाई होगी वो सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स जो हमने +1 में करे थे उसकी बैलेंस शीट बनाई है। जो कंपनीज की बैलेंस शीट है बेटा वो उसका फॉर्मेट अलग है और वो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के अंडर कवर होती है। सो देखिएगा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले बेटा हमने लाइबिलिटी को डिस्क्लोज करना है, उसके बाद हम एसेट्स को डिस्क्लोज करेंगे। देखिएगा लाइबिलिटी में सबसे पहले आएगा बेटा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटी का मतलब है, इक्विटी का मतलब है हमारी जो शेयर कैपिटल है, और लाइबिलिटीज जिसमें हमारी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आ जाएंगी बेटा। आइए सबसे पहले बेटा शेयर कैपिटल। अभी देखिएगा आपने जो सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट बनाई थी उसमें हम सिर्फ कैपिटल लिखते थे, क्योंकि वो एक अकेले बंदे के पैसे एक बिजनेस में लगे हुए हैं। लेकिन जो कंपनीज है बेटा उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा इन्वेस्ट होता है, इसलिए कंपनी उसको कैपिटल से डिस्क्लोज नहीं कर सकती, उसको शेयर कैपिटल से डिस्क्लोज करना पड़ता है। शेयर का मतलब हो गया कि लोगों का भी इसमें हिस्सा है। इसमें हम इसको शेयर कैपिटल से डिस्क्लोज करते हैं, सिर्फ कैपिटल से डिस्क्लोज नहीं करते। ओके। और दूसरी बात है बेटा ये जो हमारा फॉर्मेट है ये वर्टिकल फॉर्मेट में बन रहा है। इसमें हमारे पास करंट ईयर की फिगर्स भी आएंगी, प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी आएंगी। आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट खोल के देख लेना ऑनलाइन, तो आपको उसमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों की फिगर्स नज़र आएंगे बेटा। लेकिन जो आपने प्रैक्टिकल सम करने हैं, कुछ भी करना है, उसमें हमें सिर्फ करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन होगी, हमें प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होगी बेटा। आइए बेटा आगे देखिए। अगला जो है बेटा उसमें है बेटा रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू। जो रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट है, रिजर्व एंड सरप्लस में बेटा जितने भी हमारे प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर। इसके बाद बेटा शेयर वारंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेयर वारंट का। शेयर वारंट का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए मैं किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहता हूँ। एक मिनट मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ये वाला। आइए अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं बेटा। मान लीजिए ये कोई पर्सन है और ये रिलायंस कंपनी में शेयर लेना चाहता है बेटा। अब इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि सर जो शेयर का रेट है वो है बेटा 500 रुपये। लेकिन ये जो पर्सन है ये कह रहा है कि सर मेरे पास तो 400 रुपये हैं या मेरे पास तो 300 रुपये हैं, और बट मैं आपकी कंपनी का शेयर लेना चाहता हूँ। तो कंपनी कहेगी कि सर देखो आपको हम शेयर 500 वाला 300 में तो दे नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप हमारे कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं इसके लिए, तो
हम आपके लिए ये कर सकते हैं कि आप अभी के लिए हमसे शेयर की बजाय आप हमें 300 रुपये दे दीजिए, इसके बदले में हम आपको शेयर नहीं देंगे, इसके बदले में हम आपको शेयर वारंट दे देंगे। सर, तो शेयर और शेयर वारंट पे क्या डिफरेंस हुआ? बेटा, जो शेयर्स कंपनी के हम खरीदते हैं बेटा, उसमें क्या होता है, उसमें कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी सारे बेनिफिट्स देती है। जैसे कि कंपनी कहती है जो कंपनी का शेयर होल्डर होगा, कंपनी उसको क्या प्रोवाइड करेगी? डिविडेंड देगी। इसके बाद कंपनी डिविडेंड किस में से देती है बेटा? कंपनी डिविडेंड अपने प्रॉफिट्स में से देती है। कंपनी आपका पैसा अपने बिजनेस में लगा रही है, सो कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आपका पैसा बिजनेस में उसने लगाया है और उससे जो उसने प्रॉफिट कमाया है, उसका कुछ पोर्शन एज ए शेयर होल्डर जो आप कंपनी के हैं बेटा, आपको दे। बात समझ में आती है? इसके बाद कंपनी मीटिंग में आने का राइट देती है। जो कंपनी शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखती है, उसमें भी शेयर होल्डर को आने का राइट होता है बेटा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को राइट देती है, लेकिन इस तरह का कोई भी राइट जिसके पास शेयर वारंट है उसको नहीं मिलता। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड शेयर वारंट। सो हम ये कह सकते हैं जिस पर्सन को कंपनी ने शेयर वारंट इशू कराया, he will not enjoy any right, like he can't receive dividend for a specific period of time, and he is not allowed to come in meeting because he is not a shareholder of the company. बात समझ में आती है बेटा? सो सर, क्या ये जिसके पास ये शेयर वारंट पड़ा हुआ है वो उसके पास हमेशा के लिए शेयर वारंट रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। कंपनी जो है वो उस पर्सन को जिसने 300 रुपये में शेयर वारंट परचेज करा है, उसको एक टाइम पीरियड दे देगी कि सर आप इतने टाइम पीरियड तक आपको शेयर वारंट रखना पड़ेगा, और जब ये टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा आपसे कंपनी शेयर वारंट वापस ले लेगी और उसके बदले में कंपनी आपको अपना शेयर होल्डर बना देगी और कंपनी आपको अपना शेयर दे देगी। बात समझ में आई? सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड शेयर वारंट। आइए बेटा आगे देखते हैं। इसके बाद शेयर वारंट के बाद आता है बेटा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि कंपनी जब मार्केट में अपने शेयर इशू करती है तो कंपनी उसको उस पैसे को इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव करती है। जैसे कि एक एप्लीकेशन मनी हो गई, उसके बाद अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल एंड देन फाइनल कॉल। ये जो अमाउंट है बेटा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये नाम से ही स्पेसिफाई हो रहा है कि वो वाली एप्लीकेशंस, वो वाले लोग जिन्होंने कंपनी में शेयर के लिए अप्लाई तो करा है बट अभी तक अप्लाई करने का मतलब है बेटा कि कंपनी को उन्होंने शेयर एप्लीकेशन मनी दे दी है,
बट अभी तक कंपनी ने उनको शेयर की कोई अलॉटमेंट नहीं करी है। इसका मतलब है कंपनी ने अभी डिसीजन लेना है कि जिन लोगों की हमारे पास एप्लीकेशन आई है उन लोगों को हमने कितने कितने शेयर प्रोवाइड करने हैं। सो दिस इज कॉल्ड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एंड दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इक्विटी। सो हम ये कह सकते हैं बेटा, जो शेयर कैपिटल है वो पूरी तरह से कंपनी के शेयर होल्डर्स की होती है बेटा। रिजर्व एंड सरप्लस वो कंपनी का प्रॉफिट होता है, और अदर रिजर्व्स भी होते हैं। शेयर वारंट, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जब आपके पास कंपनी को देने के लिए पूरे पैसे नहीं है तो कंपनी आपको शेयर इशू नहीं करती, कंपनी आपको शेयर वारंट इशू कर देती है, और फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर दैट कंपनी आपको आपसे शेयर वारंट वापस लेकर आपको शेयर इशू कर देती है। और जब तक आपके पास शेयर वारंट पड़ा होगा तब तक आप कंपनी के किसी भी राइट को एंजॉय नहीं कर सकते, जो कि एक शेयर होल्डर कर सकता है बेटा। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये मैंने आपको समझा दिया है। वो वाली एप्लीकेशंस जिसमें अभी तक अलॉटमेंट नहीं करी गई, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुकी है बट कंपनी ने अभी तक उन लोगों को कुछ भी रिप्लाई नहीं कराया है कि कितने शेयर कंपनी ने उनको देने हैं बेटा। यहां तक समझ आ गया? आइए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा इक्विटी वाला पार्ट तो खत्म हो गया बेटा, जो कि था इक्विटी एंड लायबिलिटी में से इक्विटी वाला पार्ट जो था वो इतना ही है। इसके बाद हम बारी आती है बेटा लायबिलिटीज की। ये वाली लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटीज में बेटा आपने अभी तक सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स में दो तरह की लायबिलिटी सुनी होगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को हम करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। लेकिन जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसमें भी सेम ही लायबिलिटी होती है, बट जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है उसमें उसको हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। ये नॉन करंट लायबिलिटी होती है। दिस इज द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो हम सोल प्रोप्राइटरशिप में बोलते थे, बट इसमें हम इसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं बोलेंगे, इसमें हम इसको बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। सर ये नॉन करंट लायबिलिटी कैसे हुई बेटा? ये नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब सिंपल बेटा, नाम से स्पेसिफाई हो रहा है। ध्यान से देखो, नॉन करंट लायबिलिटी, द लायबिलिटी विच इज नॉट अ करंट लायबिलिटी इज अ नॉन करंट लायबिलिटी। जो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में नहीं आ रही वो नॉन करंट लायबिलिटी होगी। दैट मीन्स वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मानी जाएगी। सो नॉन करंट लायबिलिटी में बेटा चार तरह की चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आएगी बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का मतलब है कि कंपनी ने बोरो करे हुए पैसे, लोन लिए हुए हैं बैंक से, ठीक है, या फिर किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस लिया हुआ है। सो वो सारी किस में आएंगी बेटा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कवर होगी। बात समझ में आती है? इसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अभी तक आपने बेटा प्रोविजंस के बारे में सुना होगा और आपने कुछ प्रोविजन बनाई भी होंगी, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बट वो सारी की सारी बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन होती हैं, वो थोड़े टाइम के लिए बनाई जाती हैं। तो फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन कौन सी हुई? लॉन्ग टर्म प्रोविजन का मतलब है वो वाला पैसा जो आप अपने पास लॉन्ग टाइम के लिए एक साइड में रख रहे हो, ताकि जब आपकी लायबिलिटी अराइज हो आप इस प्रोविजन में से पैसा दे सको। बात समझ में आती है? सर ऐसी कौन सी लायबिलिटी होगी जो लॉन्ग टाइम के लिए चलेगी? आइए बेटा,
जैसे कि आप सब जानते होंगे कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं या जितने भी प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको 2 चीज़ें कंपनी देती है रिटायरमेंट के टाइम पे। आइए आपको बताता हूँ। जब एक बंदा अपनी जॉब से रिटायर हो रहा है, ये एक बैंक मैनेजर है, ये सर एक बैंक मैनेजर हैं और ये अपनी जॉब से रिटायर हो गए हैं, 60 ईयर की एज हो गई इनकी। और जब ये बैंक मैनेजर रिटायरमेंट ले रहे हैं तो इनको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो इनको अपना पैसा, इन्हीं का पैसा जो ये प्रोविडेंट फंड के फॉर्म में अपनी सैलरी में से कटवाते रहे हैं बेटा। हर मंथ जब आपको सैलरी मिलती है, आपकी सैलरी में से पीएफ कटता है, जिसको हम प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। ये पीएफ जो होता है, ये एक जो आपका एम्प्लॉयर होता है, जो आपके बिजनेस का मालिक होता है बेटा, वो क्या करता है, इसको एक साइड में रखता रहता है और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन भी कुछ करता है। ये जो प्रोविडेंट फंड का जो अकाउंट बन गया, उसमें पैसे हर मंथ जमा होते रहते हैं जो आप अपनी सैलरी में से कटवाते हो। और क्योंकि ये हर मंथ जमा हो रहे हैं तो 1 साल के बाद जो इनका प्रोविडेंट फंड अकाउंट बना हुआ है उसमें इंटरेस्ट भी जाता है बेटा। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक बंदा अपनी सैलरी में से हर मंथ 5,000 रुपये पीएफ के डिडक्ट करवाता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ये हो गया 60,000 रुपये। और सेम अमाउंट उसका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। मान लीजिए 60,000 उसने अपनी सैलरी में से कटवाए, सेम अमाउंट उसका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो टोटल अमाउंट होगी हमारे पास 1,20,000 की, जो 1 साल में जमा हुए पैसे। इस 1,20,000 के ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। मान लीजिए इसके ऊपर 20,000 का इंटरेस्ट मिल गया, तो टोटल अमाउंट होगी बेटा 1,40,000 रुपये। 1 साल में उसका इतना पैसा प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा हो गया बेटा। और मान लीजिए हर साल इतना पैसा उसका जमा हो रहा है और उसने 30 साल तक बैंक में जॉब करी है, तो इसका मतलब टोटल पैसा कितना जमा हो गया, 42 लाख रुपए जमा हो गए। कहने का मतलब है बेटा, जब आप सब सोचते होंगे कि जो लोग रिटायर होते हैं उनको इतना पैसा कहाँ से मिल जाता है, 40 लाख 50 लाख, वो बेटा उन्हीं का पैसा ही उनको वापस करा जाता है और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है साथ में वो भी। जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है, एक तो ये आप एम्प्लॉय को मिलता है। इसके अलावा जब एक बंदा रिटायर होता है अपनी जॉब से, उसको ग्रेच्युटी भी दी जाती है। सर ये ग्रेच्युटी क्या है? ग्रेच्युटी का मतलब है बेटा कि एक तरह का रिवॉर्ड दिया जाता है कि आपने हमारे बैंक में इतने साल तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, उसके बदले में बैंक आपको एज ए रिवॉर्ड ग्रेच्युटी की अमाउंट दे रहा है। ये अमाउंट कोई फिक्स नहीं होती। जो रिवॉर्ड के तौर पर आपको ग्रेच्युटी की अमाउंट मिलती है, वो पूरी की पूरी एम्प्लॉयर की तरफ से दी जाती है। तो ये जो अमाउंट है, मान लीजिए इनको 10 लाख रुपए ग्रेच्युटी के मिल के साथ में, ये जो 10 लाख रुपए ग्रेच्युटी मिली है, दिस इज अ रिवॉर्ड। ये रिवॉर्ड का मतलब क्या हुआ? रिवॉर्ड का मतलब हो गया कि
ये सर ने लॉन्ग टाइम के लिए बैंक को अपनी सर्विसेज दी, उसके बदले में एम्प्लॉयर ने एज ए रिवॉर्ड में उनको ग्रेच्युटी की अमाउंट दे दी। इस ग्रेच्युटी को पे करने के लिए जो एम्प्लॉयर है वो अभी से ही बेटा अपने पास प्रोविज़न बना के रखनी शुरू कर देता है, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए वो यूज़ करता है बेटा, जो उसने लॉन्ग टाइम में यूज़ करनी होती है। जैसे उसने पहले साल से ही ग्रेच्युटी की अमाउंट थोड़ी थोड़ी जोड़नी शुरू कर दी, क्योंकि एक साथ में वो इतनी अमाउंट नहीं दे पाएगा। सो वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट एज ए ग्रेच्युटी अपने पास जोड़ के रखता जाए, और जब वो बंदा रिटायर होगा तब उसको ग्रेच्युटी की अमाउंट प्रोवाइड करी जाएगी एज ए रिवॉर्ड। बात समझ में आती है बेटा? आइए, सो लॉन्ग टर्म प्रोविजन का मतलब हुआ कि वो प्रोविजन, जैसे कह लीजिए प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय रिटायरमेंट, दैट इज ग्रेच्युटी। ये ग्रेच्युटी की फॉर्म में दी जाती है, क्योंकि उसने अभी एम्प्लॉय ने लॉन्ग टाइम के लिए उसकी फर्म में काम करना है, और लॉन्ग टाइम के बाद एम्प्लॉयर जो उसको रिवॉर्ड देगा वो ग्रेच्युटी की अमाउंट देगा, और उस ग्रेच्युटी के लिए वो अपने पास पहले से ही प्रोविज़न बना के रखनी शुरू कर देता है बेटा। बात समझ में आती है? आइए देखिए, अगला है बेटा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसको हम DTL भी बोलते हैं, और इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेटा 22। हमारी बुक अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं बेटा, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के अंदर कवर होती है। इसको आप अभी डिटेल में समझने के लिए रहने दीजिए, क्योंकि ये एक लंबा कंसेप्ट है बेटा, इसको समझने में भी टाइम लगेगा अभी, और ये चीज़ आपके वैसे भी अभी काम में नहीं आएगी। सो इसको आप वैसे ही याद कर लीजिए कि फॉर्मेट का ये पार्ट है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आइए बेटा, इसके बाद आ जाती है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो इन लायबिलिटीज में कवर नहीं होती, वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आ जाती हैं बेटा। सो ये जो लायबिलिटीज हैं ये नॉन करंट लायबिलिटी के हेड के अंदर लिखी जाती हैं बेटा। सर, क्या हमने इनको सीक्वेंस में लिखना होता है? ऐसा नहीं है बेटा। ये जो नॉन करंट लायबिलिटी है, इक्विटी एंड लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, ये जो है बेटा ये मेन हेड होते हैं हमारे बैलेंस शीट के। ये बैलेंस शीट के मेन हेड होते हैं, और जैसे नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो बेटा उसको बोलते हैं हम सब हेड्स। ये हमारे जो जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गई, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गई, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज हो गई, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गई, ये सब हेड होते हैं बेटा। ये आप कुछ ऊपर नीचे कर सकते हो, बट जो मेन हेड है वो आपको ऐसे ही सीक्वेंस में लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले आएगी इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके बाद आएगी नॉन करंट लायबिलिटी। आइए इसके बाद देखते हैं करंट लायबिलिटी के बारे में बेटा। करंट लायबिलिटी बेटा आपको पता होगा कि जो करंट लायबिलिटी है दैट इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। देखिए, अगर कोई लायबिलिटी बेटा, ये मान लीजिए एक टाइमलाइन है 1 साल की, 12 मंथ की। अगर कोई लायबिलिटी 12 मंथ के अंदर अंदर ही कंप्लीट हो जाए, 12 मंथ के अंदर अंदर पे हो जाए बेटा, यहां पर लायबिलिटी राइज हुई थी, और 1 साल के अंदर अंदर ये पे हो गई, तो ये कौन सी लायबिलिटी बनी? करंट लायबिलिटी। और अगर कोई लायबिलिटी यहाँ पे अराइज होती है बट वो 12 मंथ
से ज़्यादा टाइम के लिए चलती है तो वो बनती है नॉन करंट लायबिलिटी। बात समझ में आती है? हमने नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में तो सब कुछ जान लिया है बेटा। आइए अब हम करंट लायबिलिटी के बारे में देखते हैं। देखिए, करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आएगा जो करंट लायबिलिटी है, दैट इज द मेन हेड। उसके नीचे आएंगे बेटा उसके जो सब हेड हैं, वो है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में बेटा दो चीज़ें आती हैं, एक आते हैं क्रेडिटर्स, एक आते हैं बिल पेबल्स। क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा हुआ है, और बिल पेबल जिनके हमने एक्सेप्टेंस ली हुई है बिल की कि कुछ टाइम बाद हम उनको पेमेंट करेंगे। इसके बाद आती है बेटा शॉर्ट टर्म बोरिंग। जो बोरिंग्स बेटा जैसे 6 मंथ के लिए हो गई, 2 मंथ के लिए हो गई, मतलब कि 1 साल से अगर कम टाइम के लिए कोई बोरिंग्स करी है हमने, वो शॉर्ट टर्म बोरिंग होती है। जैसे इसमें बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि 1 साल से कम टाइम के लिए होता है, तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग होगी। इसके बाद आती है बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बेटा जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन मैंने आपको बताई थी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन का मतलब है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज ग्रेच्युटी। जो एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी पे करनी होती है, उसके लिए हमने लॉन्ग टाइम के लिए प्रोविजन बनानी होती है। बट जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन होती है बेटा, ये जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, क्योंकि टैक्स जो है हमने बेटा 1 साल के बाद पे करना होता है, तो उसके लिए हम पहले से प्रोविजन बना के रखते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आती है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गई। ये भी बेटा 1 साल के अंदर अंदर हमें बनानी पड़ती है। सो इस तरह की जो प्रोविज़न है बेटा, वो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में आती है। इसके अलावा बेटा और आता है एक प्रपोज्ड डिविडेंड। ये भी शॉर्ट टर्म प्रोविज़न का पार्ट होता है। ये चीज़ें बेटा आपको आगे चलकर समझ आएंगी, बट अभी के लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं, जैसे कि प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। इसके बाद आ गया बेटा अदर करंट लायबिलिटीज। जो लायबिलिटी इनके अलावा है वो किस में कवर हो जाएंगी? अदर करंट लायबिलिटीज में। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, इस तरह की लायबिलिटी जो है वो अदर करंट लायबिलिटी में कवर हो जाएगी बेटा। ये हमारे जो 3 हेड हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये हमारे लायबिलिटी साइड है बैलेंस शीट की। और यहां पर हम बैलेंस शीट का क्या करते हैं? टोटल करते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास आती है एसेट साइड। एसेट साइड में बेटा सबसे पहले आएंगे हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारे पास लायबिलिटी में हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखते थे सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स में, लेकिन जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसमें हम नॉन करंट लायबिलिटी लिखते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, नॉन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसका नाम भी यहाँ पर चेंज होके क्या हो गया? नॉन करंट एसेट्स। जितने भी फिक्स्ड एसेट होंगे, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, वो सारी नॉन करंट एसेट्स के अंदर कवर होगी। सो नॉन करंट एसेट का मतलब हो गया the assets which is not a current asset is called non current assets. Okay, so non current asset कौन से हुए बेटा? नॉन करंट एसेट में सबसे पहले आएगा बेटा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट जो है इसके आगे 2 पार्ट होंगे। फिक्स्ड एसेट में एक आएगा टेंजिबल एसेट, एक आएगा इनटेंजिबल एसेट। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेटा, आपने +1 में पढ़ी होंगी। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी टच और सीन। इनटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं बेटा? विच कैन ओनली फील।
जैसे कि टेंजिबल एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो होगी हमारे पास। टेंजिबल एसेट्स कौन कौन से हुए? एक हुई बेटा हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद जितने ही हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं वो सारे क्या हैं? टेंजिबल एसेट्स हैं। कोई व्हीकल हो गया। इसके बाद जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट आ रहे हैं वो सारे क्या हैं? कंप्यूटर हो गए, अदर फिक्स्ड एसेट्स। इसी तरह से जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट होंगे जो जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं बेटा। और इनटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आते हैं बेटा? इनटेंजिबल एसेट्स जो सिर्फ हम फील कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे कि हमारी गुडविल हो गई। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारे बेटा क्या होते हैं? हमारे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल लिख देता हूं। इनटेंजिबल एसेट्स, इसमें आ जाएगा गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, मोशन पिक्चर्स एंड अदर intangible assets। कॉपीराइट भी आ जाता है इसमें बेटा आगे। ये सारे कौन से होते हैं बेटा? इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इसको मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा। अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इनटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं वो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। इसमें एक दो चीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। जैसे कि आपको गुडविल का तो पता होगा। गुडविल का मतलब है आपका नाम। मार्केट में जो आपका नाम है, दैट इज द गुडविल। ये भी आपका एक एसेट होता है बेटा। एग्जाम्पल के तौर पर आप डोमिनोज की एग्जाम्पल ले लो या फिर मैकडोनल्ड की एग्जाम्पल ले लो। ये सारी क्या हैं बेटा? ये कंपनीज हैं जिनके मार्केट में नाम है, और ये कंपनी मार्केट में अपनी फ्रेंचाइजी सेल करती हैं। मतलब कंपनी ने अपना नाम यूज़ करने के लिए, नाम यूज़ करवाने के लिए, कोई आप अगर इनमें से कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको कंपनी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और कंपनी की फ्रेंचाइजी को परचेज करना पड़ेगा, और उसके लिए कंपनी को आपको पैसे देने पड़ेंगे बेटा। तो ये सारी आपकी क्या होगी? गुडविल होगी, कि आपका नाम जो है वो बिक रहा है बेटा मार्केट में। बात समझ में आती है? इसके बाद पेटेंट हो गया। पेटेंट का क्या मतलब हुआ? पेटेंट का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मेडिसिन बनाने का फॉर्मूला है और मैं चाहता हूं कि ये मेरा फॉर्मूला कोई और यूज ना कर पाए। तो इसके लिए आपको जो ये आप टेक्निक यूज करते हो मेडिसिन बनाने के लिए, जो ये आप फॉर्मूला यूज करते हो मेडिसिन बनाने के लिए, इसको आपको क्या करवाना पड़ेगा? पेटेंट करवाना पड़ेगा। जब ये आपका पेटेंट हो जाएगा, इसका मतलब ये रजिस्टर हो गया और ये फॉर्मूला, ये टेक्निक कोई और यूज नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के। बात समझ में आती है? इसको बोलते हैं
पेटेंट राइट, ये भी खरीदना पड़ता है बेटा। इसके बाद आता है बेटा कॉपीराइट। कॉपीराइट बेटा जैसे बुक्स ले लो आप, जब भी आप कोई बुक खरीदते हो ना, उसमें ये देखो ये साइन पड़ा होता है, छोटा सा साइन लगा होगा ये वाला। इसका मतलब होता है साथ में उस जिसने बुक लिखी होती है उस बंदे का नाम लिखा होता है, जितने भी उसके राइटर होते हैं बुक के उनका नाम लिखा होता है। आप अपनी बुक देख लेना। इसका मतलब होता है कि जो वर्ड्स, जो चीज़ें इन्होंने यूज़ करी हैं, जो लैंग्वेज इन्होंने यूज़ करी है, मान लीजिए किसी ने अकाउंट्स की बुक लिखी हुई है, तो जो प्रैक्टिकल सम इन्होंने लिखे हुए हैं बेटा, वो कोई और राइटर उसको यूज़ नहीं कर सकता। इसका मतलब है आपके पास क्या आ गया, कॉपीराइट आ गया। आपके प्रैक्टिकल सम्स को कोई यूज़ नहीं कर सकता अपनी बुक लिखने के लिए। बात समझ में आती है? ये भी क्या हो गया, कॉपीराइट हो गया। ये भी आपको खरीदना पड़ता है बेटा। इसके बाद पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, एक हो गया ट्रेडमार्क बेटा। ट्रेडमार्क का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है बेटा। जैसे आप देख लीजिए जो पंजाब नेशनल बैंक है, उसका ये लोगो होता है ऐसे कुछ करके, ऐसे चार बना के बीच में उन्होंने साइन डॉट डाला हुआ है, ये पंजाब नेशनल बैंक का लोगो है। ऐसे ही एसबीआई बैंक का लोगो होता है। हर एक बिजनेस का अपना कुछ लोगो होता है बेटा। अगर आप कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हो तो जो आज तक है, आज तक का जो लोगो बना हुआ है साथ में, एबीपी न्यूज़ है, उसका जो लोगो बना हुआ है, दैट इज़ द ट्रेडमार्क। वो उनका ट्रेडमार्क है बेटा। वो ट्रेडमार्क कोई और यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी आपने खरीदा हुआ है बेटा ट्रेडमार्क। बात समझ में आती है? ये भी क्या हुआ, हमारा इनटेंजिबल एसेट्स हुआ। सीधी सी बात है, इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं वो आपका एक तरह से अधिकार है, जो कि कोई दूसरा बंदा उसको यूज़ नहीं कर सकता। बात समझ में आती है? इसके बाद हमारे पास आती हैं बेटा फिक्स्ड एसेट के अंदर ये दो चीज़ें आ गई। उसके बाद हम लिखेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या हुआ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब हुआ जो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए करी है। मान लीजिए आपने कोई फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है 1 साल से ज़्यादा का, मान लीजिए 3 इयर्स का फिक्स डिपॉजिट है, तो वो क्या होगी, आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगी। वो इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए करी जाती है, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। इसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के अंदर कवर होते हैं बेटा। ये अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लेंथी कंसेप्ट है। इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब क्या हुआ, ये लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस जो हमारी कंपनी ने किसी को लोन दिया हुआ है, अनसिक्योर्ड लोन दिया हुआ है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो कि 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए दिया हुआ है बेटा। इसके बाद आ गया बेटा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब पैसा आपने लगाया हुआ है, बट वो जहाँ पर पैसा लगाया हुआ है वहाँ पर अभी काम पूरा नहीं हुआ, इसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसके बाद आते हैं बेटा अदर नॉन करंट एसेट्स, इसको अदर नॉन करंट एसेट्स बोलेंगे। ये जो एसेट्स हैं जो इनमें कवर नहीं होते, बाकी इसके अंडर कवर हो जाएंगे बेटा आपके। इसके बाद नॉन करंट एसेट्स के बाद आगे बेटा हमारे पास करंट एसेट्स। वो एसेट्स जो 12 मंथ के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड करंट एसेट्स बेटा। इसमें आते हैं सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स। जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल में आगे एक तो आएंगे हमारे पास डेटर्स आएंगे, प्लस एक आएंगे हमारे पास बिल रिसीवेबल्स। इसके बाद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जैसे कि आप जानते हो, इन्वेंट्री को हम स्टॉक बोलते हैं।
इसके बाद आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर कैश का तो हमें पता है, बट कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? बेटा कैश इक्विवेलेंट का मतलब हुआ विच इज इक्वल टू कैश बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश की फॉर्म में नहीं है बट वो कैश के इक्वल है। जैसे कि बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, वो अभी बैंक के अकाउंट में पैसे हैं, आपके हाथ में कैश नहीं पड़ा हुआ। इसी तरह से मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं बेटा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं? जो कभी भी मार्केट में आप जाके सेल कर सकते हो, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। कैश इक्विवेलेंट मीन्स विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इक्वल टू कैश। इसके बाद आ गया ट्रेड रिसीवेबल। मेरे ख्याल से मैंने दोबारा लिख दिया है, ये कट। यहां पर ट्रेड रिसीवेबल की जगह पे आना है करंट इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेड रिसीवेबल ऊपर है बेटा, यहां पर आ गया करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है जो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए करी है उसको हम करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जो कि एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगी बेटा इन्वेस्टमेंट, मतलब कि वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आते हैं बेटा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। वही वो एडवांसेस जो एक साल के अंदर अंदर हमने जो लोन दिए हुए हैं वो एक साल के अंदर अंदर हमें वापस मिल जाएंगे। दे आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। इसके बाद आ गया हमारे पास अदर करंट एसेट्स, जो इन एसेट्स के अंदर कवर नहीं हुए वो अदर करंट एसेट्स के अंदर कवर हो जाएंगे बेटा। सो दिस इज आवर एसेट साइड, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। सो बेटा हमने बैलेंस शीट में, पूरी बैलेंस शीट में क्या देखा? मैं इसमें मेन हेड्स लिख रहा हूं जो कि आपको सीक्वेंस में लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले हमने लायबिलिटी साइड बनाई। लायबिलिटी में सबसे पहले लिखा हमने इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके बाद इसके जो सब हेड्स थे हमने वो लिखे, और इसके बाद आई हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी। इसके बाद आई करंट लायबिलिटी। ये हमारी ऐसे ही इसके भी सब हेड्स हैं, इसके भी सब हेड्स हैं। इसी तरह से बाद में हमने एसेट साइड बनाई। एसेट्स में सबसे पहले आया हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। इसके हमने सब हेड्स लिखे, जिसमें आए थे हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स, उसमें आए थे हमारे पास टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स, फिर आ गई हमारे पास इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और इसके बाद हमारे पास आ गए थे करंट एसेट्स। बेटा ये जो है बेटा आपके मेन हेड्स हैं, ये आपको ऐसे ही सीक्वेंस में लिखने पड़ेंगे। जो सब हेड्स हैं वो आप कुछ वैसे कोशिश करिए कि आप इसी तरह से लिख पाएं। अगर कुछ आपको आगे पीछे हो भी जाता है सब हेड्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो हेड हैं ये ऐसे ही लिखने पड़ेंगे जो मेन हेड्स हैं हमारे पास। बात समझ में आती है? सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बेटा ये पूरी बैलेंस शीट तो आपको शेयर कैपिटल में काम नहीं आएगी। शेयर कैपिटल में आपको इतना पोर्शन ही काम आएगा, बट मैंने आपको बैलेंस शीट इसलिए करवाई है क्योंकि आपको एक बैलेंस शीट वाला भी पूरा चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला, जो कि आपको आपके कैश फ्लो वाली बुक में मिलेगा। सो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर है उसमें आपको बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट लर्न करना पड़ेगा, और साथ ही आपको उसके हेड और सब हेड भी लर्न करने पड़ेंगे। सो इसी वजह से मैंने आपको ये पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता दिया है, और जितना कि ये शेयर कैपिटल में यूज़ होगा उतना हम करेंगे। बाकी आपको ये फॉर्मेट कम से कम 2 या 3 बार लिख कर देखना पड़ेगा, फिर आपको ये फॉर्मेट लर्न होगा बेटा। अगर आपको किसी को डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा।
आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।